हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्बिट क्या होता है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। कक्षा एक नियत पथ है जिस पर कोई वस्तु जैसे उपग्रह, ग्रह या चंद्रमा किसी भारी पिंड जैसे पृथ्वी या सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में घूमती है ना। जैसे ये है, मान लो ये अर्थ है, इसके आसपास चंद्रमा घूम रहा है ना। तो वो क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, कक्षा कहलाएगा, चंद्रमा की कक्षा कहलाएगा ना। जैसे पृथ्वी सूर्य की कक्षा में घूमती, चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में घूमती, इस तरीके से, है ना। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। कक्षा के प्रमुख प्रभाग, टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, है ना। पहला है भू स्थितिक कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई 35,776 किलोमीटर के लगभग होती है। उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के साथ समान गति से घूमता है। ये उपग्रह हमेशा पृथ्वी के एक ही बिंदु पर रहता है। इसका उपयोग टीवी प्रसारण, मौसम उपग्रह, है ना। उदाहरण अगर हम देखें तो इनसेट श्रृंखला के उपग्रह आएंगे। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। ध्रुवी उत्तर से दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है ना। ये उपग्रह ना पृथ्वी का हर भाग स्कैन किया जा सकता है ना। जैसे पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स इसके अंतर्गत आते हैं ना। जैसे कार्टोसेट, रीसेट, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है सूर्य समकालिक कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, SSO। ये एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है। उपग्रह हर दिन पृथ्वी के एक ही स्थान को एक ही समय पर स्कैन करता है ना। सूर्य की स्थिति समान रहती है इसमें, ठीक है। जैसे मौसम, कृषि निगरानी में इसका प्रयोग होता है ना। IRS सैटेलाइट इसके अंतर्गत आते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट आता है निम्न कक्षा, निम्न पृथ्वी कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। उपग्रह पृथ्वी के निकट होते हैं और तेज गति से घूमते हैं, है ना। उपयोग अंतरिक्ष स्टेशन, संचार, निगरानी, टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण अगर देखो तो इसरो का एस्ट्रोसेट, स्टारलिंक उपग्रह इसके अंतर्गत आता है। मध्यम पृथ्वी कक्षा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, है ना, MEO। ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,776 किलोमीटर तक होती है। इसका उपयोग GPS, नेविगेशन सैटेलाइट में होता है। उदाहरण के लिए हम नेविक का उदाहरण देख सकते हैं ना, भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। हेलियोसेंट्रिक कक्षा, ऐसी कक्षा जिसमें वस्तु सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। जैसे ग्रह, धूमकेतु, सौर मिशन इस कक्षा में होते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो पृथ्वी, मंगल, सौर अन्वेषण मिशन जैसे आदित्य L1। अब आता है SLV, है ना, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहला भारतीय लॉन्च रॉकेट था, है ना। पहले तो अगर इसके पहले साउंडिंग रॉकेट भी आया था, है ना, साउंडिंग रॉकेट, है ना। उसके बाद SLV, ये पहला भारतीय लॉन्च वाहन था। विकास 1970 के दशक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की टीम के द्वारा हुआ था। पहली सफल उड़ान 18 जुलाई 1980 को हुई थी। इसकी विशेषताओं को देखें तो 4 चरण वाला ठोस ईंधन आधारित रॉकेट था। भारी भार उठाने की क्षमता 40 किलोग्राम के लगभग थी। LEO में स्थापित हुआ था, लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह भेजने की क्षमता थी इसमें। इसकी उपलब्धि अगर देखें तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी को कक्षा में इसी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट आता है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये SLV का उन्नत संस्करण था। इसका विकास 1980 के दशक में हुआ था। पहली सफल उड़ान 1992 में हुई थी। अगर इसकी विशेषताओं को देखें तो 5 चरणों वाला ठोस ईंधन रॉकेट है ना। भार क्षमता 150 किलोग्राम के लगभग। LEO में 2 साइड बूस्टर लगे होते हैं, है ना। ये प्रोजेक्ट प्रयोगात्मक था और तकनीकी परीक्षणों के लिए प्रयोग में लाया गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का सबसे भरोसेमंद और सफल रॉकेट। पहली उड़ान 1994 में थी इसकी। 4 चरणों वाला रॉकेट, है ना, 2 ठोस चरण और 2 द्रवीय चरण का संयोजन। वजन क्षमता 1750 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम
GTO में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में, और 1750 पोलर ऑर्बिट में। लो अर्थ और पोलर ऑर्बिट के लिए उपयुक्त होता है। इसके अगर कीर्तिमान देखें तो 2017 में एक ही मिशन में 104 उपग्रह इसने प्रक्षेपित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, है ना। इसका उपयोग अगर हम देखें तो कार्टोसेट, रिसेट, मंगलयान में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आता है GSLV, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उच्च क्षमता वाला लॉन्च व्हीकल है। पहली सफल उड़ान 2001 में भरी इसने, है ना। इसकी विशेषताएं अगर देखें तो 3 चरणों वाला रॉकेट है ना। पहला है ठोस बूस्टर, दूसरा है द्रव ईंधन चरण, और तीसरा है क्रायोजेनिक इंजन, है ना। क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। भार क्षमता अगर देखें तो 2500 से 5000 किलोग्राम GTO में स्थापित करने की क्षमता रखता है। भारत ने क्रायोजेनिक तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित किया, है ना, जैसे GSLV मार्क सेकेंड एंड GSLV मार्क थर्ड, है ना, में प्रयुक्त होता है। इसका अगर उपयोग देखें तो GSET उपग्रह, चंद्रयान सेकेंड, गगनयान मिशन, है ना, गगनयान को हम यह भी हमारा प्रस्तावित है। नेक्स्ट आता है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। भविष्य की तकनीक अंतरिक्ष में बार बार उपयोग के लिए, पूरा नाम इसका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन, RLV-TD। पहली परीक्षण उड़ान 2016 में हुई थी इसकी। अगर इसकी विशेषताओं को देखें तो ये एक स्पेस शटल जैसी दिखने वाली उड़ान प्रणाली है। ये पृथ्वी से उपग्रह भेजकर वापस लौट सकती है और पुनः उपयोग में लाई जा सकती, लागत को 10 गुना तक घटा सकती है। वर्तमान में परीक्षण चरण में और इसरो इसे स्पेस एक्स जैसे मॉडल बनाने के प्रयास में है ना। अब भारत के कुछ प्रमुख स्पेस मिशन को हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है आर्यभट्ट, ये 1975 में हुआ था, है ना। पहला भारतीय उपग्रह था, लॉन्च रूस की सहायता से हुआ था, ठीक है। उद्देश्य क्या था, वैज्ञानिक और तकनीकी परीक्षण, है ना। उपलब्धि अगर देखें तो भारत का अंतरिक्ष युग की शुरुआत इसी से मानी जाती। नेक्स्ट आता है इनसेट श्रृंखला, ये इनसेट सीरीज 1983 से वर्तमान तक, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका उद्देश्य संचार, मौसम विज्ञान और प्रसारण को बढ़ावा देना था। GEO में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। इनसेट 3D, 3DR आदि मौसम उपग्रह इसके अंतर्गत थे। नेक्स्ट आता है IRS श्रृंखला, है ना। IRS श्रृंखला 1988 से प्रारंभ हुई थी, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। उद्देश्य क्या था, कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण निगरानी को बढ़ावा देना, है ना। IRS फर्स्ट ए से लेकर कार्टोसेट, रिसोर्स सेट तक इसका हुआ है। नेक्स्ट आता है चंद्रयान फर्स्ट, 2008 में हुआ था, ये पहला चंद्र मिशन था। इसका उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की सतह की मैपिंग और पानी की खोज। मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा पर जल की उपस्थिति पाई। भारत ने चंद्रमा पर पानी खोजने वाले पहले देशों में स्थान पाया है ना। 2008 में गया था और अमेरिका ने इस बात की पुष्टि करी है कि इस जो चंद्रयान फर्स्ट है, इसने चंद्रमा पर पानी की पुष्टि की है। नेक्स्ट आता है मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, 2013 में हुआ था ये। भारत का पहला मंगल मिशन था, है ना। PSLV C-25 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। भारत पहला एशियाई देश जिसने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में यान पहुंचाया। नेक्स्ट आता है चंद्रयान सेकंड, 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारना, ठीक है। GSLV मार्क सेकंड से इसको प्रक्षेपित किया गया था। आर्बिटर सफल रहा था, लेकिन जब लैंडर विक्रम से इसका अंतिम स्टेज में इसका संपर्क टूट गया था। नेक्स्ट आता है चंद्रयान थर्ड, 2013 में। पूरी तरह लैंडिंग मिशन, आर्बिटर नहीं था इसमें। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान था। चंद्रमा, ये भारत पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराई, है ना। चंद्रयान थर्ड सफल मिशन रहा। नेक्स्ट आता है आदित्य L1, है ना। L1 क्या होता है, लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, 2023 में आया था। सूर्य मिशन था, भारत सूर्य के बाहरी परतों, है ना, कोरोना का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है ना। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर स्थापित हुआ है, भारत का पहला सौर मिशन। एक्सपोर्ट सेट 2024, फुल फॉर्म अगर देखें तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य अगर देखें तो अंतरिक्ष में एक्सरे विकिरण और ब्रह्मांडीय वस्तुओं का अध्ययन करना। इसरो का पहला एक्सरे खगोल मिशन है। गगनयान को 2025 में प्रस्तावित है, लेकिन इसकी अभी फाइनल डेट नहीं आई है।
ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। स्वदेशी कैप्सूल आरएलवी टेक्निक जो मैंने बताया था, आरएलवी टीडी है ना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन, और जीएसएलवी मार्क थर्ड का इसमें उपयोग होगा। अब रक्षा प्रौद्योगिकी हम देखें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है ना। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इसका पथ देखा जाए तो पैराबोलिक होता है ना, पैराबोलिक होता है और क्रूज मिसाइल सतह के पास उड़ती है, सीधी और नियंत्रित होती है ना, मतलब ये लक्ष्य को भेदकर मारती है। गति इसकी देखें तो बहुत तेज होती है ना, क्रूज की सामान्यता कम होती है। ईंधन देखें तो प्रारंभ में रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित होता है, और क्रूज में क्या होता है, टर्बोजेट रेमजेट इंजन द्वारा उड़ान भरता है। नियंत्रण पर बात करें तो बैलिस्टिक में ऊपर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण से गिरती है, कम नियंत्रण होता है, अर्थात क्रूज मिसाइल में सटीकता अधिक होती है, पूरा नियंत्रण में रहती है, जहां चाहे हम इसको ताक सकते हैं। इसका उदाहरण अगर देखिए बैलिस्टिक का तो अग्नि और पृथ्वी, ठीक है। और क्रूज मिसाइल का देखें तो ब्रह्मोस और निर्भय। इसका उपयोग अगर देखें तो लंबी दूरी और भारी वारहेड में इसका उपयोग होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। क्रूज का सटीक लक्ष्य पर सीमित दूरी को अगर वार करना है तो क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया जाता है ना। अब बैलिस्टिक मिसाइल के प्रमुख भारतीय संस्करण को अगर देखें तो पृथ्वी सीरीज आती है इसमें। इसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर के लगभग होती है, शॉर्ट रेंज की होती है। इसका उपयोग थल सेना, नौसेना, वायुसेना में किया जा सकता है। अग्नि रेंज आती है ना, इसकी रेंज अलग अलग है, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फिफ्थ, अग्नि सिक्स। निर्माणाधीन अग्नि सिक्स है, जिसकी रेंज हम 10,000 किलोमीटर तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अग्नि फर्स्ट की रेंज 900 किलोमीटर तक है, सेकेंड की 3000 किलोमीटर तक है, थर्ड की 5000 किलोमीटर तक है, फोर्थ की लगभग 4000 किलोमीटर तक है, ठीक है। और फिफ्थ की अगर देखें तो 7000 किलोमीटर तक। सौर इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक है। ये हाइब्रिड है, अर्थात बैलिस्टिक प्लस क्रूज दोनों की तरह व्यवहार कर सकती है ना। तेज मिसाइल है ये, है ना। के सीरीज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ना, SLBM को अगर हम देखें तो सबसे पहले K-15 है ना, सागरिका, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 750 किलोमीटर है ना। K4 को अगर देखें तो 3500 किलोमीटर तक। K5 K6 अभी निर्माणाधीन है, 5000 से ज्यादा की दूरी के लिए इनको बनाई गई है। क्रूज मिसाइल के अगर भारतीय संस्करण को देखें तो ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से लिया गया है, और मोस मॉस्को नदी से लिया गया है ना। भारत रूस का संयुक्त विकास हुआ है। रेंज इसकी 450 किलोमीटर तक है। अब 800 किलोमीटर तक भी इसको विकसित किया जा चुका है। सुपरसोनिक स्पीड है इसकी, है ना, मेक 3 के लगभग। टाइप अगर देखें तो सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च टाइप में ये अवेलेबल हो चुकी है। दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ये। निर्भय को अगर देखें तो भारत की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। रेंज इसकी 1000 किलोमीटर है लगभग, है ना। गति सबसोनिक 0.7 मैक के लगभग। उड़ान के दौरान दिशा बदलने में ये सक्षम है। कौन? निर्भय। नेक्स्ट देखें तो LRCM लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, ये भी विकासाधीन है, अभी निर्माणाधीन है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर के लगभग बना रहा है। युद्ध काल में सटीक और गुप्त हमला करने के लिए है। अब आता है हमारा पनडुब्बी, है ना, सबमरीन। ये क्या होता है? पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान है जो पानी के नीचे लंबे समय तक संचालन कर सकता है। ये समुद्री युद्ध, निगरानी, गुप्त मिशन और परमाणु हमले जैसे कार्यों में इस्तेमाल होती है। पनडुब्बी के मुख्य भाग को देखें तो सबसे पहले ढांचा, जल प्रतिरोधी संरचना होती है। बेलास्ट टैंक, डूबने और तैरने के लिए जल भरने वाला टैंक होता है ना। पेरिस्कोप, सतह से देखने के लिए, है ना। टोरपीडोस होते हैं इसमें, जिसे हम मिसाइल कहते हैं, ये हथियार के लिए होता है ना। भारत में पनडुब्बियां दो प्रकार की होती है अगर हम देखा जाए, है ना। पहला है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, कन्वेंशन कहते हैं इसको। और दूसरा होता है परमाणु पनडुब्बी, जो न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने में सक्षम होती है ना। ईंधन और शक्ति देखे, डीजल वाली तो डीजल इंजन और बैटरी होती है इसमें। विशेषता अगर देखें तो सतह पर चार्ज और नीचे झुककर ये वार कर सकती है। परमाणु में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, लंबे समय तक पानी के नीचे तेज और अधिक शक्तिशाली होती है, ठीक है।
भारत में पनडुब्बियों के प्रमुख वर्ग अगर देखें तो सबसे पहले शिशुमार क्लास है ना, डीजल इलेक्ट्रिक है, ये जर्मन डिजाइन भारत में बनाई गई, 4 पनडुब्बियां हैं, निगरानी और तटीय सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग होता है ना। दूसरा आता है किलो क्लास है ना, सिंधु घोष क्लास, ये रूसी डिजाइन है, सबसे पहले शामिल की गई 1980 में, डीजल इलेक्ट्रिक है, टोरपीडो और मिसाइल से ये लेस है। स्कॉर्पियन क्लास है ना, जिसे कलवरी क्लास भी हम कहते हैं, ये फ्रांसीसी डिजाइन है, आधुनिक स्टील्थ तकनीक, भारत में मझगांव डाक में निर्मित। उदाहरण को अगर देखें तो आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर। 2024 तक 6 में से 6 शामिल हो चुकी है ना, टोटल पूरी हो चुकी है। अरिहंत क्लास को अगर देखें तो परमाणु पनडुब्बी है ना, मेड इन इंडिया है ये, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, बैलिस्टिक मिसाइल से लेस है ना। जैसे आईएनएस अरिहंत सफल संचालन में, आईएनएस अरिघट है ना, ये आने वाली है, ठीक है। अकुला क्लास, आईएनएस चक्र, परमाणु पनडुब्बी, रूस से लीज पर लिए हमने है ना, न्यूक्लियर पावर हेड अटैक सबमरीन एसएसएन, तेज गति और गहराई से संचालन में क्षमता रखती है। भविष्य की योजना देखें तो प्रोजेक्ट 75 आई है हमारे पास, अपकमिंग स्कॉर्पियन एआईपी पनडुब्बी हम बना रहे हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लेस होंगी, लंबे समय तक बिना सतह पर आए कार्य कर सकेंगी। एसएसएन प्रोग्राम भी है हमारे पास, परमाणु शक्ति वाली हमलावर पनडुब्बियां, भारत स्वदेशी 6 एसएसएन पर कार्य कर रहा है, 2025 से 35 तक ये बन जाएंगी, ठीक है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी और स्पेस प्रौद्योगिकी में अभी इतना ही, आगे की चीजों को हम बाद बाद में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।